5 जुलाई को लेकर के ये बात हो रही है कि 5 जुलाई को दुनिया खत्म हो जाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हमने देखा। मैंने कहा था कि देखिए हवाई दुर्घटना होगी, समुद्री दुर्घटना होगी, वार होने की भी संभावना बनी हुई है। आने वाले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, अभी भी हवाई दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। रिया जो भविष्यवाणी कर रही है, रियो जो जापान की हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द फ्यूचर आई सॉ। उसमें उन्होंने 2011 के जापान की भूकंप की बात की थी, वो सच साबित हुई। कोरोना महामारी की बात की, वो सच साबित हुई। तो लोगों के मन में 5 जुलाई को लेकर के डर बना हुआ है कि क्या कहीं ये भविष्यवाणी भी सच साबित ना हो जाए। लोग उन्हें न्यू बाबा वेंगा कह रहे हैं। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। क्या 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? 2025 खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, लेकिन इसके पहले सोशल मीडिया पर 5 जुलाई को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह है एक किताब। इस किताब का नाम है द फ्यूचर आई सॉ। इसे लिखा है जापान की एक मंगा आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है रियो ततुस्का। ततुस्की की इस भविष्यवाणी के बाद सोशल मीडिया पर एक कौतूहल शुरू हो गई है कि क्या 5 जुलाई को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 5 जुलाई को लेकर के ये बात हो रही है कि 5 जुलाई को दुनिया खत्म हो जाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हमने देखा, इसके बाद लोगों में ये डर है। ये हालांकि बताया नहीं है रियो ने कि किस तरीके की तबाही आने वाली है। लोगों में डर है, लोगों ने अपनी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करनी शुरू कर दी है और 80% तक जो है फ़्लाइट की जो टिकट है वो कम हो गई है। कैंसिलेशंस जो रेट है वो बढ़ गया है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? जी देखिए अदिति, ज्योतिष के बारे में पहले समझा जाए कि ज्योतिष होता क्या है। ज्योतिष 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति धन ईश। ज्योति में होता प्रकाश, ईश में होता अंधकार। अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। जो चीज़ अननोन है उसको नोन कर दिया जाए, वह ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष का काम है मार्गदर्शन करना। और ज्योतिष में आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को पढ़ करके ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष के बारे में गुमराह भी कर रहे हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा विधा है कि ज्योतिष जानने के लिए 4 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। एक, ज्योतिषी को साधक होना चाहिए, उसका इंट्यूशन होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए और उसको इनोसेंट होना चाहिए, और ग्रहों के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई, उसकी गहराई क्या है। ज्योतिष खास तौर से यह ब्रह्मा जी ने पहली बार ज्योतिष की बात कही थी नारद जी को। और इसमें जैसे रावण है, कालिदास हैं, भृगु हैं, गर्गाचार्य हैं, तमाम बड़े बड़े अपने ऋषि मुनि हैं जो ज्योतिष शास्त्र को लिखा है। ज्योतिष खास तौर से अपने जो पुरातन ऋषि महर्षि संतों की ये विधा है, और ये खास तौर से देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि कोई भी भविष्यवाणी देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी देश की स्थिति क्या है, काल क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। इस पर बातें सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। तो इसमें गणना का बहुत महत्व होता है। अब हम बात करते हैं कि यह वर्ष कैसा है, और जो लोग बता रहे हैं कि पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। खास तौर से कहते हैं कि यह वर्ष 2025, इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और अंक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष का नेतृत्व करने वाला जो लीडर है वो मंगल है। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति है। मंगल भी आग है, सूर्य भी आग है, और राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो तीनों हिट से संबंधित हो गया। तो इस समय जब अभी हम लोग पिछली बार प्रेडिक्शन कर रहे थे, जब ग्रहण लगा हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए हवाई दुर्घटना होगी, समुद्री दुर्घटना होगी, वार होने की भी संभावना बनी हुई है, टीवी पर दिखाया भी गया।
तो यह वर्ष जो मंगल का होता है, ग्रहों का सेनापति के होने के नाते इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की बात उनको कन्फ्लिक्ट करेगी। कोई किसी की झंडे तले आना नहीं चाहेगा, तो उसमें युद्ध की भूमिका बन सकती है। जैसे आयुध युद्ध हो गया, न्यूक्लियर युद्ध हो गया, तो युद्ध की स्थिति तो बनी रहेगी। और इसमें देश में इस तरह का नहीं लग रहा है कि बहुत सारे खतरे आ जाएं और देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, इस तरह का नहीं है। मंगल के नाते यह वर्ष मंगल का है, तो मंगल के नाते युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। बहुत ऐसे देश हैं जो लेवल में आएंगे, बहुत ऐसे देश हैं जिनका अस्तित्व बढ़ेगा, बहुत ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर लेवल पर सुपरसोनिक मिसाइल इत्यादि का खोज करेंगे। उसमें अपना एक देश भारत भी है। भारत की भूमिका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। भारत सुपरसोनिक मिसाइल आयुध खोज करेगा और उसका इतना महत्व बढ़ेगा कि भारत की भूमिका विश्व में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, आपकी सैन्य ताकत अच्छी होगी, मिसाइल पावर में आप बहुत मजबूत होंगे और एक नई तरीके का आपको अवसर मिलेगा जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 1। नंबर 2, जब मंगल सूर्य की स्थितियाँ आती हैं तो उसमें क्या होता है कि दुर्घटनाएं होती हैं, आगजनी होती है, राहजनी होती है और अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आश्चर्यजनक रूप से होता है। अभी 15 मई को राहु चेंज हुआ, शनि चेंज हुआ 18 मई को। तो इस तरीके से 5 ग्रह एक साथ आ गए, सूर्य आया, बुध, शुक्र, शनि, राहु। तो जब भी देखा गया कि जब राहु, मंगल, शनि एक साथ होते हैं तो हमेशा इस तरह की 71 में, 47 में, इस तरीके से आप पीछे बैक में जाएंगे तो जब भी इस तरह की संभावनाएं हुई उसमें वार हुआ, युद्ध हुआ। तो युद्ध जब होता है तो उसमें युद्ध कभी फायदा नहीं कराता, कभी इससे लाभ नहीं होता। युद्ध का हमेशा साइड इफेक्ट पड़ता है, उसमें देश काल परिस्थिति में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, वहाँ की जनता को झेलना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था डगमगाती है। तो बहुत सारी स्थितियाँ इसके सामने आती हैं, महामारी भी आती है। तो ये जो ग्रहों का चेंज हुआ था नए वर्ष में, उसमें एक तो महामारी ऐसी होगी जो असाध्य होगा, जिसमें पूरे विश्व में रोग ऐसे बढ़ेगा, ऐसे महामारी बैठेगी जो जीवाणु जैसे बीमारी बैठेगी जो लाइलाज होगा। और अभी हम लोग इसके पहले भी बात किए थे कि इसमें हवाई हमले हो, हवाई दुर्घटना हो सकती है, जो अभी हुआ था। इसकी प्रेडिक्शन मैंने किया था कि हवाई दुर्घटना होगी, सामुद्रिक दुर्घटना होगी, तो इस तरीके की चीज़ें होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि विश्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आप आ जाइए, भारत की कुंडली वृष लग्न की बनी है। अगर हम भारत की कुंडली को देखें तो भारत जो है जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जब भारत की कुंडली बनी थी उस समय वृष लग्न था, लग्न में राहु था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुंभ का शनि है, मीन का शनि है, कुंभ का राहु है 10वें भाव में। तो जब कुंभ का राहु होता है तो इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। और कहते हैं कुजवत केतु शनिमत राहु। जब भी शनि के घर में राहु होता है तो राहु का फल 11 गुना बढ़ जाता है। और 10वां घर लोकतंत्र का घर होता है, जनता का घर होता है, राष्ट्र का घर होता है। तो यह पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना अच्छा है। राहु अपने देश को आगे बढ़ाएगा। जो इस देश के नेतृत्व करने वाले राजा हैं उनका पूरे विश्व में महत्व बढ़ेगा। और भारत को अगर कहीं किसी से युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत उसमें विजेता सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, शेयर का रेट बढ़ेगा और अभी गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बूम करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी बात ये हम बताना चाहेंगे कि बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें जो भारत होगा, भारत पूरे विश्व को लीड करेगा, क्योंकि मिथुन राशि का आ जाएगा आपका उस समय बृहस्पति द्वितीय भाव में। तो इससे क्या होगा कि भारत आगे बढ़ेगा, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू घटेगी। तो यह दिमाग में निकाल देना चाहिए कि 5 जुलाई को कोई बहुत बड़ी घटना होगी, इस तरह की संभावना नहीं है। अब आ जाइए हम बात करते हैं, जो 5 जुलाई की बात लोग कर रहे हैं, तो 5 जुलाई में जो ग्रहों की स्थिति है उसमें कन्या लग्न है और कन्या राशि का चंद्रमा है लग्न में, केतु 12वें है।
और आपका मीन का शनि सप्तम हाउस में है, मेष राशि का शुक्र अष्टम में है। आठवां भाव को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बातें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या भूमिका रहेगी भारत की। और 12वें भाव में केतु है, तो शुक्र अष्टम भाव में कारक होता है। तो इससे क्या होगा कि भारत के व्यापार बढ़ेंगे, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। और जो इस भारत को लीड करने वाले राजनेता हैं, इसमें कुछ राजनेताओं की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होगी, उनको हेल्थ को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वहीं जो आपका कर्क का मंगल है, कर्क के मंगल से क्या होता है कि अभी आपकी जो युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, और अभी युद्ध कई देशों में होगा, जैसे अमेरिका है, रशिया है, आपका यूक्रेन है, भारत पाकिस्तान, तो अभी युद्ध होगा। कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पर होगा, कहीं कम होगा, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि मंगल युद्ध कराता ही कराता है। अब अभी कुंभ में राहु आ गया, तो कुंभ में राहु भारत की कुंडली में अगर देखा जाए गोचर में तो छठे भाव में है। तो कहते हैं कि कोई भी छठे घर में अगर पापाग्रह हो तो श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो कुंभ भारत की कुंडली में कुंभ राशि का राहु आ जाएगा छठे भाव में, तो छठा भाव रोग और शत्रु का नाश करता है। तो इसमें भारत के जो भी शत्रु होंगे वो डिटोरेट करेंगे, उनकी अवनति होगी, उसमें भारत का बहुत महत्व बढ़ेगा। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे विदेश नीति हो, इसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मिसाइल के मामले में भारत का महत्व बहुत बढ़ेगा, सुपरसोनिक नई मिसाइलें ऐसी खोज करेगी जिससे विश्व भारत का लोहा मानेगा। तो विश्व में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर नंबर 1 हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु आश्चर्य तरीके से आगे बढ़ाता है। वहीं 12वें भाव में केतु है, केतु धर्म और अध्यात्म का कारक है, तो इसमें सनातन धर्म का महत्व बढ़ेगा। कई ऐसे कंट्रीज हैं जो सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे अपनी स्वेच्छा से, बिना दबाव से, तो इसमें सनातन धर्म का महत्व बढ़ेगा और आपकी अध्यात्म की स्थिति बहुत मजबूत होगी। लोग धर्म का पालन करेंगे, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग दुखी हो चुके हैं, तो लोग धार्मिक व्यवस्था में, धार्मिक रीति रिवाज में काफ़ी उसका महत्व बढ़ेगा। मंत्र है, यंत्र है, इसमें काफ़ी बढ़ेगा। और भारत की जो अगर कुंडली को देखा जाए तो इस समय इनके जो 9वें भाव में सूर्य बुध है वर्तमान में, और गोचर में देखा जाए तो इनका मीन का शनि हो गया 7वें हाउस में, और कुंभ का राहु हो गया गोचर में। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी, इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी होगी, और भारत की युद्ध अगर कहीं भी चल रहा है तो उसमें भारत लीड करेगा और भारत के लोग बात मानेंगे। जी, आपने जो अभी समझाया उससे मेरे दो सवाल हैं। जी, पहला, आपने ग्रहों की बात करी, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो ये जो ग्रह आप बता रहे हैं, सूर्य की बात करी आपने, तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों से लोग डरते हैं। शनि को न्याय का देवता मांगते हैं, और मंगल को लेकर के भी लोग डरते हैं। जी, इन ग्रहों से इनका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, और आने वाले दिनों में जो अभी 6 महीने बाकी हैं साल खत्म होने में, तो इसका कैसा असर पड़ेगा लोगों पर? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य है आपका हर महीने चेंज हो जाता है, चंद्रमा हर 2.5 महीने चेंज होता है, शुक्र भी 1 महीने में चेंज हो जाता है। आपके 3 मेजर ग्रह है जो लंबा रहता है। तो मेजर ग्रह जैसे राहु है और केतु है, तो एक राशि पर राहु रहता है 18 महीने, और बृहस्पति रहता है करीब करीब 13 महीने, शनि रहता है करीब 30 महीने। तो इसमें देखा जाए तभी शनि की शुरुआत, अभी तो 18 अप्रैल को आया है शनि, और राहु आया 18 मई को और शनि आया 15 को। तभी देखा जाए तो पूरा आपका अगर मई से देखा जाए तो 3 महीना इधर हो गया, मई जून, और उधर 6 महीना हो गया, करीब 8 महीना, 6 महीना अगर जुलाई से लेकर जुलाई तक का देखा जाए तो 6 महीने हो गया। तब राहु को जो 1.5 साल का पार्ट होगा उसमें आप 3 महीना निकाल दीजिए तो बचा आपका 9 महीना। तो 9 महीने में जो शेष 6 महीने बचेंगे वह देश के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो चीज़ें, एक पार्ट इनका था वो उथल पुथल का था, भूस्खलन का था, दुर्घटना का था, रोग व्याधि का था, तो वो तो जो खराब अवस्था था वो निकल गया। आने वाले जो 6 महीने जाएंगे वो बहुत अच्छा होगा। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि खूब बारिश होगी, कहीं खूब सूखा पड़ेगा,
ट्रेन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भूस्खलन, तो ये जो आने वाले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, अभी भी हवाई दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। डेट बताना मुश्किल है, लेकिन अभी घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, आप अभी 5 जुलाई की हम बात कर रहे थे, जी। तो रिया जो भविष्यवाणी कर रही है, रियो जो जापान की है, उन्होंने एक किताब लिखी थी द फ्यूचर आई सॉ। उसमें उन्होंने 2011 के जापान की भूकंप की बात की थी, वो सच साबित हुई। कोरोना महामारी की बात की, वो सच साबित हुई। तो लोगों के मन में 5 जुलाई को लेकर के डर बना हुआ है कि क्या कहीं ये भविष्यवाणी भी सच साबित ना हो जाए। लोग उन्हें न्यू बाबा वेंगा कह रहे हैं। तो क्या डरने की ज़रूरत है वाकई में? सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं और आप जानते हैं किस तरीके से वायरल होती हैं चीज़ें। हाँ, ठीक बात है। देखिए, क्या है कि अभी जब कोरोना आया था, तो जब एक साल में, जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, 15 दिन के अंदर जब 2 ग्रहण होता है और पापाग्रह की स्थिति मजबूत होती है, तो उसमें रोग और शत्रु बढ़ जाते हैं। तो उस समय नवंबर में हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि आपके पंचांगों में भी आया था कि कोई अननोन बीमारी फैलेगी, शुक्राणु संबंधित, जीवाणु संबंधित बीमारी फैलेगी, जिसमें काफ़ी धन जन की हानि होगी। हुआ, ये हम लोगों ने भी किया था। हम लोग कई बार इसी चैनल में बैठ करके बोला था कि 6 घंटे में, 24 घंटे में, 2 महीने में, 1 महीने में भूकंप आएगा। आया भी, जो बातें की गई आया। ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन अभी जो इन लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, जो 5 तारीख की स्थिति बन रही है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस देश की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, किस देश का प्रभाव उस ग्रह को ज़्यादा प्रभावित करता है, इक्विलिब्रियम क्या है, उन देशों में संकट आ सकता है। उसमें अब हम भारत की बात करेंगे, तो भारत की उस समय की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य बुध बैठा था। 5 जुलाई को भारत में कोई इस प्रकार की घटना नहीं दिख रही है। 5 जुलाई भारत के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। जापान के लिए थोड़ा सा भूस्खलन हो सकता है, जापान के लिए दिक्कत आ सकती है, अमेरिका के लिए दिक्कत आ सकती है, जो वेस्ट कंट्री है उनके लिए दिक्कत आ सकती है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे भूस्खलन है, कोई दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक दुर्घटना हो गई, इस तरीके की चीज़ें आएगी। अच्छा, इसमें भूकंप भी अगर आएगा तो उसका रिएक्टर पैमाने पर 5.6 से लेकर के 2.3, मतलब 2.3 से लेकर 5.6 के रिएक्टर स्केल पर रहेगा, जिससे धन जन हानि होने की संभावना नहीं बन रही है। अभी युद्ध हो सकता है, रोग व्याधि बढ़ सकते हैं, अभी नए प्रकार की बीमारी भी फैल सकती है। कहाँ ये सारी चीज़ें? कहाँ? भारत में? ये हर जगह हो सकता है, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है जी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं भी हो सकता है। अपने देश में इस तरह का धन जन हानि नहीं दिख रही है। अपने देश में भूकंप आ सकता भी, कई दर्जनों बार भूकंप आएगा, लेकिन उसका रिएक्टर पैमाने पर बहुत कम आएगा, जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें NCR है, चाहे अन्य देश हैं, चाहे अन्य एरिया है, जहाँ खतरा धन जन की हानि नहीं दिख रही है। लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ आके आप सतर्क रह के क्या कर सकते हैं? जो घटना तो होनी है तो होनी है। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि क्या दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे खड़ी है? आप इजराइल ईरान का वॉर देख लीजिए, जिसमें अभी अमेरिका भी कूद पड़ा है। आप ये रशिया यूक्रेन देख लीजिए, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तनाव हुआ। तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे है और इस पे ग्रहों का कोई इम्पैक्ट है, कुछ फैक्टर है जो कि इसको इम्पैक्ट कर रहा है? जी देखिए अदिति, इसमें क्या है कि जब भारत का नया साल था तो उसमें सूर्य ग्रहों का राजा है और मंत्री भी सूर्य है, और इस वर्ष का जो नेतृत्व करने वाला ग्रह अंक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो मंगल है। तीनों पापक ग्रह हैं, एक राजा है और एक मंत्री है और एक ग्रहों का सेनापति है। तो जब तीनों होते हैं तो तीनों जो है पापक ग्रह हैं, तो पापक ग्रह होते हैं तो इनके अंदर ईगो बहुत होता है। तो जो भी लड़ाइयाँ होगी ईगो क्लैश के लिए होगी, अधिकार के लिए होगा, लेकिन ये लड़ाइयाँ होगी ही होगी, इसमें कोई बट नहीं है। अब जैसे यूक्रेन है, रशिया है, इजराइल है, ईरान है, भारत है, पाकिस्तान, आपने देखा है सारी, अभी बहुत ऐसे कंट्री में और भी इसमें युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन उसमें भारत की भूमिका काफ़ी अच्छी रहेगी। भारत युद्ध व्यवस्था को कम करने में लगेगा, भारत की वजह से युद्ध नहीं होगा। अभी पाकिस्तान, आपने देखा पाकिस्तान का कई खंड हो सकता है, पाकिस्तान का कम से कम 3 खंड हो जाएगा। वो हाँ, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, POK अलग हो जाएगा, सिंधुस्तान अलग बन जाएगा,
और आपका बलूचिस्तान अलग बनेगा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। और इसके नाते अभी जो चुनाव होगा 5 स्टेट में वो बड़ा आश्चर्यजनक होगा। जो सत्ता में वो सत्ता से च्युत हो सकता है। और इसमें जो धार्मिक पार्टियां, जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, उसका वर्चस्व बढ़ेगा। जी, ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने की है। जी, और जी। पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की आपने जी, बात कही जी, है। जी। गुरुजी, 2025 का जो साल है, इसके जी। कैलेंडर को 1941 के कैलेंडर से जोड़ के मैच करके देखा जा रहा है। जी। और ये बताया जा रहा है कि 1941 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर जी। 2 हुआ था, और अभी जी। 2025 का समय भी वैसा ही है। जी। कहीं ना कहीं विश्व की के जितने भी देश हैं वो आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। जी। तो ये कैलेंडर जो मैच करने की कोशिश की जा रही है सोशल जी। मीडिया पर, जी। कोरोना महामारी के लिए भी मैच किया गया कि जी। प्लेग फैला था पहले, उसके बाद कोरोना महामारी फैली। जी। तो ये जो कैलेंडर मैच हो रहा है, जी। तो क्या इसके पीछे कोई वजह क्या है? क्या कोई रहस्य छुपा है? क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं अपने पास्ट को देख करके? जी, देखिए, उस समय जो 1941 की जो ग्रहों की दशा थी वह 2025 की ग्रह दशा से काफ़ी मैच कर रहा है। तो उस मैचिंग में क्या होता है कि उस समय की जो सिम्टम था, जो चीज़ें घटी थी, उसको लेके लोग सोच रहे हैं कि किस तरह की घटना इसमें भी न घटे। तो इसमें हमको लगता है कि पूरा वर्ल्ड वार की संभावना काफ़ी बन रही है। इसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े कंट्री हैं जो अपने अस्तित्व को लेके लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आपका ईरान हो गया, आपका रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये आपका इजराइल हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, जापान भी युद्ध में आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें एक बड़ा ट्रायंगल हो सकता है जो बड़ा एक युद्ध की स्थिति बनेगी। लेकिन युद्ध की स्थिति में जो भारत की ग्रहों की स्थिति है, उससे भारत में धन जन की हानि नहीं दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत सुपरसोनिक मिसाइल में अगर होता है तो भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत सशक्त होगी, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आयुध का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे इनकी विदेश नीति हो, सब में इनका महत्व बढ़ेगा। और जो भारत को लीड करने वाले यहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। उसमें भारत हर देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जी, मेरा सवाल यहाँ पे एक ये भी है कि 1941 के कैलेंडर को 2025 के कैलेंडर से मैच किया जा रहा है। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैच कर भी रही हैं। तो क्या इस तरीके से हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं? क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर हम 2025 के साल को 41 से मैच कर रहे हैं, तो क्या हम इसी तरीके से 26 को भी 42 के कैलेंडर से मैच कर सकते हैं और अपना भविष्य देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, जो 1941 की कुंडली थी, उस समय राहु चंद्रमा बैठा हुआ था और आपका बुध शुक्र मिथुन राशि का था, कुंभ का मंगल था और मेष राशि का शनि था। इस समय शनि मीन राशि का था, तो उसमें वक्री हो जाने से वो मेष में आ जाता है। और आपका सूर्य गुरु एक साथ बैठा, तो सूर्य गुरु जब भी बैठता है तो लड़ाई न्याय के लिए होती है, हक के लिए होती है, पद के लिए होती है कि हमारा वैल्यू बढ़े, हमारा वर्चस्व बढ़े। और शुक्र बुध के नाते होता है कि हम विस्तार करें, हमारा इसमें जो भी होगी राज्य के विस्तार के लिए होगी, सत्ता विस्तार के लिए होगी, अधिकार के लिए होगी कि हमारा यहाँ अधिकार है, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी मिल रहा है। तो उस तरह की संभावना काफ़ी है कि युद्ध बड़े युद्ध हो, और युद्ध में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें अमेरिका का कद बढ़ेगा, रशिया का कद बढ़ेगा, इजराइल का कद बढ़ेगा, इस जो देश लड़ रहे हैं इनका कद बढ़ेगा। यानी कि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, आप कद बढ़ने की बात बता रहे हैं। इजराइल का कद बढ़ेगा, इजराइल इस पे कहीं ना कहीं जीतेगा और ईरान हारेगा। हाँ, ईरान हारेगा और इजराइल जीतेगा। जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जापान भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। जापान कहीं ना कहीं बचता है कि वो किसी भी तरीके के वॉर में शामिल ना हो। तो जापान में 5 जुलाई की भी बात हो रही है कि वहाँ पे कोई आपदा आ सकती है, और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि युद्ध हो सकता है, वो भी शामिल हो सकता है। तो क्या इसके पीछे भी कुछ ग्रह है, इसका कोई फैक्टर है? देखिए, जो शनि इस समय आपका मीन में आ गया है, कुंभ राशि में राहु है, तो ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो ये इस प्रकार से क्या करता है कि प्राकृतिक दुर्घटनाएं कराता है। जैसे जल प्लवन हो गया, भूस्खलन हो गया, ट्रेन दुर्घटना हो गई, हवाई दुर्घटना हो गई, बम विस्फोट हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इसमें पाकिस्तान में, इसमें जापान में भी धन जन की हानि होने की संभावना बन रही है, लेकिन कंट्रोल में रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा होगा, आंशिक रूप से होगा, बहुत व्यापक रूप में नहीं होगा।
आपने पाकिस्तान की बात कही थी और पाकिस्तान सबका एक फेवरेट टॉपिक है। जी तो अभी जो 6 महीने बचे हैं जी साल ख़त्म होने में, तो इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ये साल कैसा रहेगा? और पीओके, अभी आपने बात कही कि 3 टुकड़े में पाकिस्तान बटेगा। बलूचिस्तान, उसमें वैसे लड़ाई हो रही है, बलूचिस्तान के बलूच के लोग लड़ रहे पाकिस्तान से, और पीओके को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। तो क्या ये हम समझे इसको ऐसा कि जब साल ख़त्म होगा तो वापस से पीओके भारत में होगा? देखिए, अभी जब 3 सितंबर से लेकर के और इधर आपका 15 जुलाई से लेके 3 सितंबर का जो कालखंड है वह भारत और पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्रतिकूल है। इसमें भारत और पाकिस्तान की एक बार पुनः युद्ध होने की संभावना बन रही है। इसमें पीओके भारत में आ जाएगा और पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होगा, सिंधुस्तान अलग होगा, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे देश हैं जो मुस्लिम धर्म को मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन वो अपना अलग एक राज्य के मांग करेंगे और वो अपना चाहेंगे कि हमारी अलग वैल्यू हो, वो अपने अलग अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने अलग अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की संभावना बन रही है और उसमें भारत विजयी होगा। जी, और कुछ बताइए पाकिस्तान को लेकर के। देखिए, जो पाकिस्तान की कुंडली है उस हिसाब से अभी जो पाकिस्तान का समय चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमग होगी, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा और पाकिस्तान में भी लग रहा है कि अभी वहाँ शासन रूल जो होगा वह सेना का होगा, सेना उस पर रूल करेगी। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या वर्तमान जो पाकिस्तान के नेतृत्व करने वाले हैं उनके लिए प्रतिकूल समय चल रहा है, तो उनके लिए बहुत अनुकूलता लिए हुए नहीं है। धन की स्थिति को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है और वहाँ के जो राजनेता हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई के लिए लेकर के आपस में इनमें गृह युद्ध हो सकता है और बहुत ऐसी स्थितियाँ आएंगी जैसे पाकिस्तान का आर्थिक व्यवस्था खराब होगा, भारत की विश्व में महत्व बढ़ेगा, वहीं पाकिस्तान का विश्व में छिछालेदर होगा। और इनके यहाँ जो चीज़ें, जैसे शनि का साल है, शनि चेंज हुआ है, तो शनि क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति, शनि को कहते हैं कि न्याय का देवता है, अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर रहता है, गलत करता है, तो शनि इनको दंडित करने का काम करता है। शनि ये नहीं देखता कि कौन है क्या है, ये नहीं देखता। तो शनि जो भी विश्व में देश गलत करेगा, अत्याचार करेगा या अपने नियमों का, कानून का पालन नहीं करेगा, तो शनि दंडित करने का कार्य करेगा। तो जो पाकिस्तान की स्थिति है डिटोरिएट होगी, चाहे आर्थिक व्यवस्था उनकी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वहाँ के लोगों की सरकार का जनता के प्रति जो विश्वास है बढ़ेगा, तो वहाँ की जनता आक्रोशित हो सकती है, उद्वेलित हो सकती है और पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। इस तरह की भी संभावना बन रही है और वहाँ के राजा में परिवर्तन होगा और वहाँ का सत्ता हो सकता है कि सेना के हाथों में आ जाए, तो सत्ता परिवर्तन की भी संभावना बन रही है और पाकिस्तान का कम से कम 2 से 3 टुकड़े में विभाजन का भी दिख रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति पूरे विश्व में बहुत ही खराब होने की संभावना बन रही है। गुरुजी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष हो, मंगल बैठ जाए, तो उसका क्या उपाय है, क्या क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, मंगल को कहते हैं कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति है। मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल को कहते हैं कि इसके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है और मंगल ग्रहों का सेनापति होने के नाते बहुत स्ट्रांग ग्रह होता है। इसके अंदर इमोशंस नहीं होता, ये रूलर ग्रह है और सेनापति युद्ध में माहिर होता है, युद्ध करता है। वह किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, लिबरल नहीं होता। तो मंगल को देखा जाए तो मंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चंद्रमा कुंडली हो, तो कुंडली मांगलिक होती है। तो कुंडली मांगलिक होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कम से कम 2 विवाह होता है या जो विवाह होता है वो विवाह चलता नहीं है, टूट जाता है। तो इसलिए मंगल दोष में कोशिश करते हैं कि शादी न करें। अगर किसी वजह से लगता है कि शादी करनी है तो मंगल का उपाय करके करना चाहिए। लेकिन जो घटनाएं हैं, जो डेस्टिनी है, वो डेस्टिन्ड है, उसको आप हटा नहीं सकते। अगर आप उपचार भी करते हैं तो जैसे क्या होता है कि बारिश हो रही है, आपने छाता लगा लिया, तो छाता लगाने से आप भीगने से बच सकते हैं, लेकिन बारिश को आप नहीं हटा सकते। इसी प्रकार से मंगल दोष का जो प्रभाव है वो आप न्यून नहीं कर सकते, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं।
तो कहते हैं कि चोर चोरी करना बंद कर देगा, हेरा फेरी करना बंद नहीं करेगा। तो जो मंगल का प्रभाव होता है वो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, व्यक्ति में आपस में एकता नहीं होती है, और इस तरह के लोगों के आपस में जो परस्पर संबंध होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते। पर्सनल लाइफ में आपस में लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, तो इससे उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ख़राब होती है। दूसरी चीज़, मंगल के साथ अगर कोई शुभग्रह बैठा है तो उसमें उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसमें शादी विवाह चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शुक्र के साथ मंगल 7वें भाव में बैठ गया, या बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि है। 7वां भाव होता है पति पत्नी का भाव, तो पति पत्नी के भाव में अगर मंगल बैठा हुआ और उसको बृहस्पति देख रहा है, शुक्र देख रहा है, तो वह घर मजबूत हो जाता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति पत्नी का कारक होता है, वैवाहिक जीवन का कारक होता है। अगर किसी लड़के की कुंडली में बृहस्पति बैठा है तो उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र बैठा है तो उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। तो कई बार मंगल के होने के नाते मंगल डाइल्यूट हो जाता है और उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो मंगल का मेरा ये सलाह है कि अगर मंगल के साथ अगर मांगलिक है कुंडली, अगर चंद्रमा से लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 में है, तो ऐसे लोगों को मंगल के उपाय जरूर करना चाहिए, तब शादी विवाह करना चाहिए। आजकल की शादियां देर हो जाती है। जैसे मांगलिक कुंडली हो गई तो लोग कहते हैं कि 28 तक इसका प्रभाव, 28 के बाद प्रभाव कम पड़ता है। ऐसा नहीं है, कभी भी करेंगे तो मंगल का प्रभाव पड़ेगा। जैसे चोर चोरी करना बंद कर दे, हेरा फेरी करना तो नहीं बंद करेगा, तो मंगल का इफेक्ट होता है, इसलिए मंगल का उपाय करके करना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शादी विवाह करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम भाव में अगर किसी का शनि है, मंगल है, राहु है, या शनि मंगल बुध बैठा है, शनि मंगल बुध राहु अगर बैठा तो नपुंसकता योग बनता है, इम्पोर्टेंसी योग बनता है। आपने देखा होगा कि आजकल शादियाँ चलती नहीं, टूट जाती है, तो उसके मुख्य कारण होता है इम्पोर्टेंसी योग। आदमी की शादी नहीं चलती, तो शादी होती नहीं है, हो भी गई तो चलती नहीं। अगर आदमी बहुत बढ़िया है और अगर लड़की की कुंडली में 7वें भाव में 4 ग्रह बैठ गया, शनि बुध केतु मंगल, तो उसमें इम्पोर्टेंसी योग बनता है, तो शादी 0 लेवल पर जाकर के, नल एंड वाइड पर जाकर के डिवोर्स हो जाती है। तो मंगल का, राहु का, शनि का बहुत प्रभाव पड़ता है कुंडली में, तो ये सब देख करके करना चाहिए। और वैवाहिक जीवन को शुभग्रह अच्छा करता है, पापग्रह वैवाहिक जीवन को खराब करता है। तो इस सब चीज़ों को शादी करते समय ध्यान रखना चाहिए। मंगल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी की शादी हो गई और शादी में इनकी मैरिटल लाइफ इनकी बड़ी ख़राब चल रही है, तो इनको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के 32 नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि घटनाओं को तो टाल नहीं सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, तो उससे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। जी, इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। आपने बहुत सारी बताया इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कि बहुत सारी भविष्यवाणी की जो कि सच भी हुई। तो 6 महीने बाकी है साल को ख़त्म होने में। जून का महीना लगभग ख़त्म हो चुका है, तो आप बचे हुए साल के लिए कौन सी भविष्यवाणी करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं जो हमारी ऑडियंस जाने? देखिए, अभी इसमें 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो 6 महीना बचा हुआ है, जून से लेकर के दिसंबर का टाइम, लगभग 6 महीना हो गया, तो इसमें मंगल और सूर्य के नाते लोगों को एक तो पहले तो आप देखिए पारिवारिक स्थिति को आदमी को संभालना चाहिए। इसमें हर व्यक्ति बहुत उग्र हो सकता है, उग्रता के कारण परिवार में झगड़े होंगे, पिता पुत्र के संबंधों में कटुता आएगी। तो जो बड़े भाई हैं, छोटा भाई है, आपस में लोगों को बहुत मेल जोल के रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, उग्र व्यवहार से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो परिवार के गार्जियन हैं, जो संरक्षक हैं, उनको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उनको इमोशनली, मेंटल लेवल पर परिवार को अपने हैंडल करना चाहिए, समझाना चाहिए। परिवार में बच्चे हैं, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रही है, बच्चे उग्रता कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को डांटने के बजाय उनको मॉरली बाउंड करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, चैनलाइज करें, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ऊर्जा का कारक है। अब ऊर्जा एक होती है, ऊर्जा चाहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, चाहे तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए, आप पर डिपेंड करता है। तो बच्चों की ऊर्जा को आप डाइवर्ट करिए और उनको गाइड करिए ताकि उनकी दिशा बदल जाए। तीसरी बात, आपके घर में बहू है, बेटी है, आपने शादी कर दिया,
पति पत्नी में संबंध नहीं बन रहे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग एग्रेशन में हैं। एग्रेशन में लोग एक दूसरे को बहुत महत्व नहीं देते, क्योंकि इमोशनल लेवल पर लोगों में न्यूनता आ गई, लोगों में पेशेंस खत्म हो गया। तो इससे जो दाम्पत्य जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, उसमें बहुत बिखराव आ रहा है, टूटन हो रहा है, डिवोर्स की स्थिति हो रही है। तो ऐसे में दोनों गार्जियन, चाहे लड़के, चाहे वर पक्ष हो, चाहे कन्या पक्ष हो, दोनों के माँ बाप को अपने पुत्र को या पुत्री को ठीक से समझाना चाहिए, उनको इमोशनली हैंडल कर, उनके अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए, उनकी सोच में भड़काना नहीं चाहिए। उनको जैसे कोई बार कुछ कहा बिना देखे कर, नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दोनों पक्ष को जान करके जो गलत है उसको समझावे, जो सही उसको इनकरेज करे, ताकि उसकी पारिवारिक लाइफ बचे। हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है कि जैसे बीपी है, शुगर है, रक्त संबंधित बीमारी है, दांत संबंधित परेशानी है, कान की बीमारी है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, ये हो सकता है, मैक्सिमम में बीमारी फैलेगी, तो इसका ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बीमारी जैसे ये आपका कोरोना है, कोरोना भी बढ़ेगा लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम होगी, उसमें धन जन की हानि कम होगी। अभी अपने देश में भूकंप कई बार आएगा, लेकिन भूकंप से धन जन की हानि कम होगी। हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसी बीमारियां फैल सकती है जिसमें लोगों का काफ़ी पैसा रोग मेडिसिन में खर्च हो सकता है, झगड़े विवाद में लोगों का टाइम खत्म हो सकता है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकता है। तो इस पर लोगों को ध्यान रखना है कि गाड़ी घोड़ा आराम से चलावे, खर्च पर कंट्रोल करे, अपने पारिवारिक जीवन को बचावे। यह समय अपने को, जैसे मान लीजिए आंधी आ रही है, आपको पता है कि आंधी आना है, तो आंधी आ रही है, तो अगर आप यात्रा पर जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में यह वर्ष आंधी का है, तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा सहज रूप से अपने को सुरक्षित रखना है, बहुत ज़्यादा अपने को उधर जाना नहीं, अपने को ध्यान से रखना है, बौद्धिक तरीके से अपने काम को करना है, परिवार को इमोशनल लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर संभालना है। तो यह पूरा संभालने का समय, अगर आपने संभाल लिया तो परिवार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो इसमें कुल मिला जुला करके कि अपने परिवार को संभालिए, बच्चों को संभालिए, देश को संभालिए, और अपनी आर्थिक स्थिति को भी बैलेंस रखें, क्योंकि कमाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कैसे आप सेव करते भी मत। मान लिया आपने 1 लाख रुपया कमाया, 5 लाख खर्च कर लिया, तो आप तो 4 लाख कर्ज में आ गए। तो ध्यान रखना है कि अगर 1 लाख रुपये आप कमाते हैं तो 40% खर्च करिए, 60% बचाइए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप खर्च करेंगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब मिला जुला करके देखा जाए नेट सेल में, तो अपने को जितना बौद्धिक तरीके से, इमोशनल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर और वैल्यूज़ लेवल पर काम करते हैं तो आपका अच्छा हो सकता है वर्ष। और इसमें ध्यान रखना है कि शनि की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, गाय को दुर्वा मतलब जो हरा चारा खिलावें, भगवान श्री गणेश जी को 21 गुच्छा बना लें, उनके मस्तक पर अर्पित करें। तो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने वर्ष को ठीक कर सकते हैं। तो आने वाला ये जो 6 माह है वो हमारे दृष्टि से बहुत अच्छा है, धन जन की हानि नहीं दिख रही है। इस बीच में अगर देश में कोई चुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी है वो सत्ता में पुनः आएगी, भारत देश के प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रुपए का वैल्यू बढ़ेगा। अभी अचानक सोने की रेट और बढ़ सकता है, कम होने के भी 1 लाख से नहीं, कम होने की चांस नहीं, 1 लाख से ऊपर बढ़ सकता है। शेयर का भी रेट बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बूम कर सकती है, क्रूड ऑयल का रेट घटेगा अभी। तो ये सारी चीजें, क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, हाँ क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, तो ये सारी चीजें होने की संभावना। अच्छा, एक चीज और, ये स्त्री और पुरुष के लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो बाकी के 6 महीने लड़के लड़की के लिए, स्त्री पुरुष के लिए ये कैसा रहेगा? देखिए, इसमें जो महिलाएं हैं, यह पूरा वर्ष जो है, जैसे जो महिलाएं हैं उनके अंदर पुरुषोचित गुण बढ़ेगा। जैसे पुरुष सोचेगा कि हम अपनी लाइफ को बचावें, महिला इस बारे में, जो लड़कियां ये नहीं सोचेगी कि अपना घर बचावें, क्या करें, उनका स्वभाव उग्र होगा। तो उनकी उग्रता के नाते, उनकी गुस्सा के नाते, उनकी थॉट प्रोसेस के नाते समाज और परिवार सबको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसमें चाहिए कि जो घर में गार्जियन है वो अपनी घर में अगर माँ है, बहन है, बेटी है या बहू है, तो उसके प्रति बहुत ही बढ़िया से, शालीनता से व्यवहार करें, उनको समझावें, उनको गाइड करें, उनको इग्नोर न करें, उनको इमोशनल लेवल पर उनको काफ़ी सहारा दें और ऑर्गेनाइज करके परिवार को संभालें। नहीं तो ये जो इस वाला सीन नहीं रहेगा महिलाओं का कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। नहीं, कंप्रोमाइजिंग तो महिलाएं नहीं होंगी इस समय। इस वर्ष में महिलाएं हावी रहेंगी देश पर, लड़कों पर हावी रहेंगी। तो महिलाओं के लिए ये वर्ष काफ़ी मतलब प्रभावशाली है। बचे हुए वो और प्रभावशाली हाँ, वो ध्यान रखना है,
क्योंकि वो जेंडर की आजकल वो समस्या नहीं है, उनको नहीं कि हम लड़की हैं लड़का नहीं, वो आपसे किसी मामले में कम नहीं है जी। और पुरुष का सर, पुरुष का रह गया। पुरुष देखिए मंगल का है तो पुरुष की जो वर्ष है ना, पुरुष के लिए बहुत सेंसिटिव समय है। पुरुष को अपना ध्यान रखना है कि हम कहीं कॉन्स्पिरेसी के शिकार न बन जाएं, इमोशनल लेवल पर ध्यान रखें कि हम कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा किसी ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु भी इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। तो अपने को जितना बैलेंस रखेंगे, जितना स्पिरिचुअल होंगे, बड़ों की बात माने, बड़ों की बात को इग्नोर न करें। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो अपने जो गुरु हैं, भाई है, पिता है, उनकी राय ले लें, अपनी माँ की राय लें, और बगैर राय लिए कोई काम न करें। ये ध्यान रखना है जो मतलब मेल व्यक्ति है उसको। अभी बीते कई महीने में ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर देखने को मिला है। अभी और देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी और इस तरह अभी देखने को और मिलेगा। इसमें महिलाओं द्वारा बहुत हिंसक रूप दिखेगा जो आज तक कभी नहीं दिखा। वो मंगल और सूर्य के नाते ऐसा हो रहा है, आज तक इस तरह का कभी उग्र रूप नहीं दिखा था। जो भी आने वाले और भी केसेज आपको दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है जी। इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत सारी बातें की हमने जी। और उम्मीद करती हूँ अगले पॉडकास्ट में आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और जी। फिर से हम कुछ अलग टॉपिक पर कुछ अलग बातें करेंगे जी। जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे जी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके की और भी चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।